हेलो। मैं चंद्र प्रकाश तथा चंद्र प्रकाश इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार अपने पिछले वीडियो में मैंने सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2012 के इंग्लिश कंपलसरी पेपर के ग्रामर सेक्शन के सारे प्रश्नों का एक साथ समाधान किया था। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के द्वारा उसे बहुत बहुत पसंद किया गया और मेरे फ़ोन पे लगातार आप लोगों के मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप कॉल आ रहे थे, तो इससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है। लेकिन वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था। उसमें क्या हो गया कि मैंने अपनी तरह से पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया था, लेकिन हमको लगता है कि अगर मैं उस वीडियो को थोड़ा कट करके, मतलब आने वाले वीडियो को, जैसे 2013 का 14 का, उसको अगर 2-3 पार्ट में बनाता हूँ तो मुझे समझाने का मौका और ज़्यादा मिलेगा और वो उसे आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इसलिए, जबकि वो वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन अगर मैं उसे और बाइफरकेट करके आपको समझाता हूँ तो हमको लगता है कि यह प्रयास थोड़ा ज़्यादा सार्थक होगा। तो इसलिए इस बार मैंने क्या किया है कि 2013 के क्वेश्चन को मैंने बांट दिया है फिर से, और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के A to C को ही डिस्कस करूंगा, मतलब A, B और C पार्ट को ही डिस्कस करूंगा। इस साल का क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट था, तो ज़रा बारीकी से इसको आप समझिएगा और मैं इसे पूर्ण रूप से समझाऊंगा, काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आपका भी सहयोग चाहिए आपके खुद को समझने में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4A को देखते हैं। अब देखिए इसका डायरेक्शन क्या कहता है। किसी भी एग्ज़ाम की सफलता के लिए जब आप किसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो उसके डायरेक्शन को अच्छी तरह से समझना नितांत आवश्यक होता है। इसलिए सबसे पहले क्या करिएगा कि उसका डायरेक्शन क्या है ये देखिएगा। अब देखिए 4A का डायरेक्शन क्या है। कहता है यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस दैट ब्रिंग्स आउट देयर मीनिंग क्लियरली, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। अब यहाँ पे दो प्रिकॉशन दे रहा है कि आप इस वर्ड से सेंटेंस को बनाइए, लेकिन वर्ब को चेंज नहीं करिएगा। ऐसा नहीं कि सिंगुलर है तो प्लूरल कर दीजिएगा या और कुछ कर दीजिएगा। सो हियर यू आर ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड, यू हैव गॉट ए लिमिटेशन कि आपको इसी विद इन द गिवन कॉन्स्टेंट्स ही आपको बनाना है। तो देखिए सबसे पहला वर्ड क्या है। सबसे पहला वर्ड है डिजल्ट्री। अब देखिए डिजल्ट्री का मतलब होता है जब आप किसी काम को रैंडमली करते हैं, जब किसी काम को बिना कोई प्लानिंग के, बिना कोई उद्देश्य के करते हैं, तो उसके लिए हम लोग डिजल्ट्री शब्द का यूज करते हैं। आप देखिएगा, आप इतने बड़े एग्जाम्स को देने जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जस्ट टू सी कि हाँ ये एग्ज़ाम क्या है, एक कैजुअल अप्रोच लेकर के इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि ये डिजल्ट्री है, मतलब दे आर नॉट गोइंग इन अ प्लान्ड मैनर। अब इसी के आधार पे मैंने एक सेंटेंस बनाया है। हर डिजल्ट्री रीडिंग हैबिट्स रिजल्टेड इन स्कैटर्ड नॉलेज। अब कोई जो है रैंडमली पढ़ेगा, कर्सरली पढ़ेगा, उसको थॉरोली नहीं पढ़ेगा, तो उसका रिजल्ट तो ऐसा ही आएगा ना। तो वर्ड को अच्छी तरह से समझिएगा। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको भी कोई जल्दीबाजी समझने में नहीं होनी चाहिए। और मैंने पहले ही कह दिया है कि इस साल का जो पेपर है, दैट इज 2013 का जो पेपर है, दैट इज अ बिट डिफिकल्ट। तो इसको अच्छी तरह से समझेंगे। दूसरा वर्ड है ग्रेप वाइन। अब देखिए ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से समझिए। ग्रेप वाइन का मतलब होता है इनफॉर्मल बातचीत, जिसको हम टॉक ऑफ द माउथ कहते हैं। बाजार में तरह तरह की जो चर्चाएं होती हैं, वह एक र्यूमर के रूप में भी हो सकता है। अभी देखिए ईरान का लड़ाई चल रहा है यूएसए से, इजराइल से। मार्केट में जिसे देखिएगा सब अपने मन से मन गढ़ंत कहानी बना करके पेश कर रहा है। आप यूट्यूब चैनल पे सर्च करिएगा तो कोई बोल रहा है कि अमेरिका पर ईरान ने एटम बम गिरा दिया है,
कोई कुछ कहेगा, किसी ने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री मारे गए, जिसको जो मन में आया रैंडमली लिखते चला जा रहा है। तो इसी के लिए ये वर्ड यूज होता है ग्रेप वाइन। अब इसका सेंटेंस मैंने बनाया है, द न्यूज अबाउट द प्रमोशन स्प्रेड थ्रू द ऑफिस ग्रेप वाइन। अब उसका प्रमोशन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कहीं से हवा लग गई कि प्रमोशन होने वाला है, बस जो है बातों बातों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगला वर्ड है होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब होता है टोटल, होल, पूरा, समूचा, नॉट इन ए पार्ट, है ना। तो कहता है कि द होलिस्टिक अप्रोच है ना ट्रीट्स बोथ फिजिकल सिम्टम्स एंड इमोशनल वेलबींग। तो जब हम पूरा पूरा किसी चीज़ को यूज करेंगे तब तो ये हर तरह से उसको देखेगा। आप जब थोड़ो चेकअप कराते हैं बॉडी को, तो उसमें तो सारी चीज़ों का चेकअप हो जाता है ना, तो वो आपका होलिस्टिक चेकअप हुआ। अब देखिए अगला वर्ड है इंसीडियस। ये भी बड़ा खतरनाक निगेटिव वर्ड है। इंसीडियस का मतलब होता है ये हार्मफुल होता है आपके लिए। जब पकड़िएगा बात को, मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका मतलब होता है हार्मफुल, लेकिन ये जो हार्म पहुँचाता है ना वो धीरे धीरे पहुँचाता है और छिप करके पहुँचाता है, ये ओपनली नहीं पहुँचाता है। जैसे मान लीजिए किसी को शुगर की बीमारी है, तो डायबिटीज जो है वो एक दिन में कुछ नहीं करता, वो धीरे धीरे आपके बॉडी को जंग की तरह खा जाएगा और छिपे रूप में आपके बॉडी को खा जाएगा, आपके बॉडी में रस्ट के रूप में वो काम करता है। तो इस तरह की स्थिति में हम लोग इंसीडियस शब्द का यूज करते हैं। सो द इंसीडियस डिजीज प्रोग्रेस साइलेंटली अंटिल इट वाज टू लेट टू ट्रीट। अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपका किडनी डैमेज कर देगा, बहुत सारे पार्ट्स को डैमेज कर देगा। सो लाइकवाइज हम समझते हैं ये वर्ड आप अच्छी तरह से समझे होंगे। अगला वर्ड है इंट्रांसिजेंस, है ना। इंट्रांसिजेंस, इंट्रांसिजेंस का मतलब क्या होता है कि एकदम जिद्दी, किसी बात को पकड़ के अड़ जाना, स्टूबर्न जिसको बोलते हैं। आप लाख समझा दीजिए, बात फिर वहीं पे आ जाएगा, हर तरह समझा दीजिए, ले दे के वापस वहीं वो आ जाएगा। तो दैट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के लिए हम लोग इस शब्द का यूज करते हैं, है ना। या कोई निगोशिएशन हो रहा है, अब हम अपनी बात पे अड़े हुए, नहीं भाई हमको सब बात सुन लेंगे लेकिन अंत में फिर हम अपनी बात बोल देंगे, तो इसके लिए इंट्रांसिजेंस का यूज होता है। सो द निगोशिएशन फेल्ड ड्यू टू द यूनियंस इंट्रांसिजेंस ऑन वेज डिमांड्स। अब वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, सारी बातचीत हो रही है लेकिन वापस फिर वहीं चला जाता है। तो इसके लिए हम लोग इस शब्द का यूज करते हैं। अगला वर्ड है पैराडिग्म। अब पैराडिग्म का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रकार का नमूना है, एक प्रकार का स्पेसिमेन होता है जो पब्लिक के सामने किसी भी चीज़ के लिए रखा जाता है। या कोई नया एवेन्यू जब खुलता है, नया रास्ता जब बनता है, नया एग्जाम्पल जब सेट होता है, तो उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे लिखा हुआ है, डिजिटल टेक्नोलॉजी क्रिएटेड अ न्यू पैराडिग्म फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन। तो आज के डेट में इसने एक नया सेटअप तैयार कर दिया है, एक नया मॉडल तैयार कर दिया है, नए ढंग से दुनिया इसके आधार पे बदल रही है। तो इसके लिए पैराडिग्म का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है सस्केप्टिबल। अब देखिए सस्केप्टिबल का मतलब क्या होता है कि जो आसानी से प्रभावित हो जाए, आसानी से जो अफेक्ट हो जाए। अभी आप देखिएगा जितने सारे एग्जाम्स हैं, जितना सारा यूट्यूब पे इतना मटेरियल है ना, वो इतना लर्न फन करके आपको समझाएगा ना कि आप आसानी से उसके लिए प्रभावित हो जाइएगा, आपको लगेगा कि नहीं यही सही है। सो अंदर में कोई नहीं जाता है, सो एवरीवन इज गोइंग सुपरफिशियली। तो जब हम किसी चीज़ से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग सस्केप्टिबल शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड है यूबिक्विटस। अब यूबिक्विटस का मतलब होता है जो सभी जगह उपस्थित हो,
है ना, ध्यान दीजिएगा। सो यूबिक्विटस का मतलब होता है जो सभी जगह उपस्थित हो। अब देखिए यहाँ पे एक बारीक अंतर है, जो सभी जगह उपस्थित हो उसके लिए ओमनी प्रेजेंट शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो फिलोसफिकल सेंस में होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, तो ओमनी प्रेजेंट का माने वही होता है जो यूबिक्विटस का होता है, लेकिन यूबिक्विटस जो है वर्ल्डली सेंस में यूज किया जाता है ना। जैसे लिखा हुआ है स्मार्टफोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस इन मॉडर्न सोसाइटी। तो ये वर्ल्डली लाइफ में फिजिकल लाइफ को रिलेट करता है। यूबिक्विटस का मतलब है ना, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो सब जगह उपस्थित हो। क्लियर। अगला वर्ड है वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब होता है किसी चीज को खाने की, किसी चीज को पढ़ने की जो अंदर से तीव्र इच्छा हो, जिसको हम लोग मैनिया भी बोलते हैं। किसी चीज का जब मैनिया हो जाता है ना तो उसके लिए भी हम लोग इस तरह के वोरेशियस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा खाने की आदत है, हम लोग उसके लिए ग्लटन शब्द का यूज करते हैं। एकदम पेटू, जहाँ जो मिला खा लिया, छोड़ना नहीं है। तो इसके लिए, या जो कोई वोरेशियस रीडर है ना, जो टीचर्स वगैरह होते हैं वोरेशियस रीडर्स होते हैं। आज के डेट में भी मैं इतना एज होने के बाद भी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो आप यहाँ पे इस शब्द को यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वर्ड इज वेनरेबल। वेनरेबल का मतलब होता है आदरणीय। वेनरेबल का मतलब होता है श्रद्धेय। और इसका प्रयोग जो है, जैसे जो अधिक उम्र वाले व्यक्ति होते हैं उनके प्रति हम लोग रिस्पेक्ट शो करते हैं ना, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सो रिस्पेक्टेड, रिवियर्ड। जैसे द वेनरेबल प्रोफेसर वॉज रिस्पेक्टेड फॉर हिज डिकेड्स ऑफ सर्विस। तो वर्ड को पकड़ना है, वर्ड के यूज को समझना है, और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि नहीं, आपको उसको ऐसा सेंटेंस बनाना है जिससे उसका सेंस क्लियर हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको 2026 में आता है तो आप उसके मीनिंग को पहले तो समझिएगा, समझने का कोशिश करिएगा। अगर आपको मीनिंग समझ में आ जाता है तो उसका सेंटेंस इस तरह से कीजिएगा, ये सेंटेंस का यूज इस तरह से कीजिएगा कि वो मीनिंग जो है अपने आप में एकदम क्लियर हो जाए, एकदम क्लियर कट पता चलने लगे। चलिए, तो ये आपका पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट के डायरेक्शंस को देखिए। दूसरे पार्ट के डायरेक्शंस क्या कह रहे हैं? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग। प्लीज डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन द ओरिजिनल सेंटेंस। अब देखिए, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है ना, सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, उसमें आपको डिमार्केशन देता है, उसमें आपके लिए एक लिमिटेशन फिक्स करता है, आपको लिबर्टी नहीं देता है कि आप अपने मन से जो मन में आया करते रहिए। तो कह रहा है कि यहाँ पे आपको करेक्शन करना है, लेकिन मीनिंग को नहीं बदलना है। दूसरी बात क्या है कि अनावश्यक चेंज नहीं करना आपको। अब तो देखिए, इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एकदम बारीकी से समझिएगा, बहुत सुंदर जो है इसमें ग्रामर का प्रयोग किया हुआ है। यूपीएससी का क्वेश्चन है ना, कह रहा है वन मस्ट डू व्हाट ही थिंक्स बेस्ट। अब देखिए, कहता है कि वन जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ना, तो वन जो है प्रोनाउन होता है। तो ये प्रोनाउन जो होता है, वन के लिए हमेशा वंस का यूज किया जाता है, वन सेल्फ का यूज किया जाता है। आप उसकी जगह ही सी ये सब का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे वन शुड लव वंस कंट्री वन सेल्फ, तो उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा वन मस्ट डू व्हाट वन थिंक्स बेस्ट। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ही विल श्योरली नॉट टू डू दैट, डिड ही। अब ये जो है क्वेश्चन टैग है, और क्वेश्चन टैग का पहला पार्ट क्या है, वो फ्यूचर टेंस में जा रहा है। तो इसलिए डिड ही का जो क्वेश्चन टैग बनेगा, है ना, तो ये जो है करा ही विल श्योरली नॉट टू डू दैट, डिड की जगह चेंज होकर के वो विल में चेंज होगा, तो हो जाएगा ही विल श्योरली नॉट टू डू दैट विल ही। तो फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन टैग फ्यूचर टेंस में ही आएगा ना।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कैन आई लीव द रूम नाउ सर, है ना, कैन आई लीव द रूम नाउ सर। अब देखिए कैन जो है ना, कैन से पोटेंशियलिटी का बोध होता है, कैन से सामर्थ्य का बोध होता है, और आप यहाँ से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं जैसे हम लोग क्लास में जब इन करते थे तो सर से परमिशन लेते थे कि मे आई कम इन सर, तो वहाँ पे आप अपना पोटेंशियलिटी नहीं शो कर सकते कि कैन आई कम सर, मतलब आप नहीं भी रोकिएगा तो भी हम घुस जाएंगे, तो ऐसा नहीं ना होगा। तो कैन से सामर्थ्य का बोध होता है, जबकि मे से विनम्र रिक्वेस्ट का बोध होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे कैन की जगह मे का प्रयोग होगा, ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। माई नेबर along with two friends were pushing his car which is stalled। अब ध्यान दीजिए, एक बड़ा ही सुंदर रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि अगर किसी सेंटेंस में along with, together with, as well as इन सब चीज़ों का प्रयोग होगा ना, तो वर्ब का निर्धारण उस शब्द के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो अब देखिए माई नेबर along with लिखा हुआ, अब along with टू फ्रेंड्स, हिंदी में इसका माने आ रहा है प्लूरल में, लेकिन चूंकि यहाँ पे along with लिखा हुआ है तो इसका सब्जेक्ट होगा माई नेबर, और माई नेबर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा। एकदम ध्यान रखिएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, आई थॉट टू हेल्प हिम बट ही डिड नॉट वेलकम माई सजेशन। तो अब मान लीजिए आप किसी को सोच रहे हैं कि उसको मदद करेंगे, तो उसको थोड़े पता चल जाएगा। जब ये उसको मालूम होने के लिए ये क्लियर आना चाहिए ना, इसलिए थॉट नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आई वॉन्टेड टू हेल्प हिम बट ही डिड नॉट वेलकम माई सजेशन, है ना, मैंने उसे मदद करना चाहा था, तब ना उसको पता चला, तब ना उसने वो रिफ्यूज कर दिया। अब आपके सोचने से वो उसके दिमाग में थोड़े इम्प्लांट हो जाएगा ये चीज़, टेलीपैथिकली तो उसके पास नहीं चला जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आई वांटेड। अगला क्वेश्चन है, वेन आई वॉज ए चाइल्ड आई इंजॉयड टू ईट आइसक्रीम इन द बेंच। अब देखिए इंजॉय जो है ना एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमेशा V4 का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, V4 समझते हैं ना, V4 का मतलब होता है वर्ब प्लस ING। तो यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि आई इंजॉय फिशिंग, आई इंजॉय प्लेइंग, आप नहीं लिख सकते आई इंजॉय टू प्ले, सो दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए इंजॉयड ईटिंग होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, द प्रिंसिपल along with, अभी जस्ट मैंने चर्चा की थी along with, together with, as well as, तो यहाँ पे फिर आ गया along with। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ, दूसरा क्वेश्चन तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आगे फिर एक क्वेश्चन आएगा। सो द इसका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल सिंगुलर है तो वर्ब इज लेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द प्रिंसिपल along with the teacher is planning to apply for leave। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, डू यू हैव एन आइडिया हु इज दैट मैन। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एन का प्रयोग नहीं होगा, क्वेश्चन कर रहा है ना, तो यहाँ पे एन की जगह एनी का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा डू यू हैव एनी आइडिया हु दैट मैन इज। और अब यहाँ पे क्या है कि ये सेंटेंस एसर्टिव साइड में कन्वर्ट करेगा। हु इज दैट मैन प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं होगा, हु दैट मैन इज करके बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। और चूंकि पूरा का पूरा सेंटेंस एक साथ चलेगा तो सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज होगा, लेकिन अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन ही रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज। अभी जस्ट मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे तीसरा क्वेश्चन भी दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर एज वेल एज लगा हुआ है, तो इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, इसका सब्जेक्ट हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंसेस हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हेन आई वोक अप द मैन ऑलरेडी डिसअपियर्ड आफ्टर कमिटिंग मर्डर इन द रनिंग ट्रेन।
अब देखिए यहाँ पे बड़ा सुंदर रूल है, पास्ट परफेक्ट टेंस का एक यूज होता है। इसमें दो कार्य एक साथ किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक रूल क्या है कि ये दो कार्य जब एक साथ किए जाएंगे तो इसमें से जो काम पहले किया जाएगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, और जो काम बाद में किया जाएगा उसके लिए पास्ट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो काम हुआ है। जब मैं जगा तो आदमी गायब हो चुका था, तो पहले गायब हो गया था ना, इसके जगने के पहले वो गायब हो गया था। तो इसलिए जो है व्हेन आई वोक अप सही है, लेकिन उस जो काम पहले हो गया वहां पे हो जाएगा द मैन हैड ऑलरेडी डिसअपियर्ड। तो मैं समझता हूँ आप मेरी बातों को अच्छी तरह समझ रहे होंगे, मेरे एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से फॉलो कर रहे होंगे। अब चलिए अगला पार्ट है पार्ट सी, री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। अब फिर जो है मैंने बार बार कहा है कि 2013 का जो क्वेश्चन है इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट। ये मैं समझता हूँ कि जिस समय जो एस्पिरेंट जो इस समय एग्ज़ाम देने गए होंगे उनका पसीना छूट गया होगा ऐसे प्रश्नों को देख करके। अब देखिए कहता, और सब में अलग अलग डायरेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत क्या है पार्ट सी के क्वेश्चन की, कि सब में अलग अलग डायरेक्शन दिया हुआ है। अब कह रहा है नो वन डेयर्स टू क्रिटिसाइज हर फॉर व्हाट ही सेज। अब कर री राइट द सेंटेंस स्टार्टिंग विथ नो मैटर, मतलब नो मैटर से आप एक क्लाउज बना करके इस सेंटेंस को सेट करिए। तो अब देखिए इसको जब नो मैटर से क्लाउज बना के सेट करिएगा ना, तब बन जाएगा नो मैटर व्हाट शी सेज नो वन डेयर्स टू क्रिटिसाइज हर। दो क्लाउज हो जाएगा। क्लाउज समझते हैं ना, देखिए क्लाउज भी एक प्रकार का सेंटेंस ही होता है, लेकिन इसका फर्क क्या होता है कि देखिए मैं आपको एकदम कॉम्पिटिटिव स्टाइल में सिखाता हूँ, बढ़िया समझिएगा। देखिए किताब में सब जगह लिखा हुआ कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा, बट हाउ यू विल आइडेंटिफाई इट। तो आप ऐसे समझिए कि एक फुल स्टॉप के अंदर अगर एक सेंटेंस होगा तो वो सेंटेंस कहलाएगा, और अगर एक फुल स्टॉप के अंदर एक से ज़्यादा सेंटेंस होंगे तो अलग अलग क्लाउज कहलाएंगे और सबको मिला करके सेंटेंस बन जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि नो मैटर व्हाट शी सेज, ये क्लाउज हो गया। नो वन डेयर्स टू क्रिटिसाइज हर दूसरा क्लाउज हो गया, और एक से टोटल मिला करके एक सेंटेंस हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है राधा वॉज द एल्डेस्ट, शी हैड टू लुक आफ्टर हर पेरेंट्स, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सेंटेंस। अब इसको कॉम्बिनेशन के रूप में इसको यूज करना है। तो अब देखिए कैसे इसको हम क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, कंबाइन करना है, तो नेचुरली इसमें हम लोग कोई ना कोई कंजंक्शन तो देंगे। एक तरीका तो ये हुआ, और नहीं तो फिर इसको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे। तो यहाँ पे रिलेटिव क्लाउज करके अगर हम बनाएंगे तो देन दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। अब देखिए मैंने इसको चेंज किया, राधा हु वॉज द एल्डेस्ट हैड टू लुक आफ्टर हर पेरेंट्स। तो एक सेंटेंस के अंदर ही आ गया, कंबाइन हमने कर दिया। अगला क्वेश्चन कहता है शी डेकोरेटेड द रूम, द पर्पस वॉज टू मेक इट ब्यूटीफुल। अब इसको सो दैट से इसको कंबाइन करना, तो सो दैट क्या बताता है, पर्पस बताता है। तो स्वाभाविक है कि जब हम पर्पस का यूज कर देंगे तो यहाँ से पर्पस हटा देंगे। तो कह रहा सी डेकोरेटेड द रूम सो दैट इट वुड लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि दो बार तो आप पर्पस नहीं लिख सकते हैं, एक बार तो सो दैट आपने लिख ही दिया, तो उसी पर्पस को हटाने के लिए ना आपने सो दैट लिखा। मैं समझ रहा हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे सेड द यंग टूरिस्ट। अब इसको स्पीच चेंज करना है, नरेशन चेंज करना है। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर व्हाट से स्टार्ट हुआ है और ये जो है एक किस मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है एक डे के बारे में जो कि नॉन लिविंग है। तो जब नॉन लिविंग रहेगा ना तो इसको हम इट से स्टार्ट करेंगे, और मैस्कुलिन रहेगा तो ही से, फेमिनिन रहेगा तो सी से। अब इसको हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे। तो अब सेंटेंस जो है रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है, पास्ट टेंस का है, तो इट, तो यहाँ पे
इट वॉज हो जाएगा। और ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, तो जब एडजेक्टिव रहेगा तो उसके पहले वेरी का यूज करते हैं। अगर डायरेक्ट नाउन रहता तो ग्रेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा द यंग टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल डे। तो थोड़ा और विस्तार से आप जब इस चैप्टर को पढ़िएगा ना तो मेरी बातों को समझिएगा। मैं आने वाले समय में खुद एक YouTube पे फ्री क्लास लेके आ रहा हूँ, और मैंने आपको बताया भी था अपने पिछले वीडियो में कि मेरा एक कोलैबोरेशन चल रहा है सगीर अहमद करियर क्लासेस के साथ। और 30 मार्च से जो है मैं YouTube पे 5 बजे से 6 बजे तक के लिए एक फ्री क्लास आप लोग को देने जा रहा हूँ। वहाँ पे मैं खुद बताऊँगा क्या करना है, कैसे करना है, तो उस क्लास को आप ज़रूर से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है द वन मैन कमिटी डिटरमाइंड देयर वाज नो नीड टू टेक एक्शन। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पैसिव में आपको कन्वर्ट करना है ना, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए केवल सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पकड़ लेना है। बाकी पोर्शन को एज यूजुअल उसको रख देना है, कुछ नहीं करना है। तो कह रहा है द वन मैन कमिटी डिटरमाइंड। तो अब डिटरमाइंड क्या कुछ था तो वो छिपा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे इट वॉज डिटरमाइंड बाय द वन मैन कमिटी, और बाकी पोर्शन को हम लोग उसी तरह से लिख देंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है द प्राउड फादर रिमार्क्ड व्हाट ए वंडरफुल बैट्समैन माय सन इज। अब फिर देखिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया। और पिछली बार मैंने क्या कहा था कि अगर मैस्कुलिन रहेगा तो ही से स्टार्ट करेंगे, फेमिनिन रहेगा तो सी से स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रल रहेगा तो इट से, नॉन लिविंग रहेगा तो इट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सन क्या है, मैस्कुलिन है, तो यहाँ पर ही से स्टार्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द प्राउड फादर एक्सक्लेम, चूंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड हो गया। माय प्राउड फादर एक्सक्लेम्ड दैट हिज सन वॉज अ वंडरफुल बैट्समैन, है ना। थोड़ा नरेशन मैं आपको आगे सिखाऊंगा, उसकी चिंता नहीं करिए। आने वाले क्लासेज में मैं सारी चीज़ों को आपको डिटेल में बताऊंगा। अब यहाँ पे कह रहा है माय मदर रिमार्क्ड आरंट द चिल्ड्रन लवली। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। नरेशन पे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच अगर एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, तो जो एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट होगा उसके लिए इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि एक्जुलरी वर्ब से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, उसका आंसर यस या नो हो सकता है, दोनों में कुछ भी होगा, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आर यू लिसनिंग, द आंसर मे बी यस, द आंसर मे बी नो, है ना। लेकिन जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनका जवाब हमेशा यस होता है, उनको नो नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज योर नेम, देन यू कांट से दैट आई डोंट हैव एनी नेम, यू हैव टू रिप्लाई दैट माई नेम इज दिस और दिस और दिस। तो ये ध्यान रखिए कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं इसीलिए उसके पहले इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई मदर रिमार्क्ड इफ द चिल्ड्रन वेयर लवली। चूंकि रिपोर्टेड स्पीच को आपको एसआरटी में कन्वर्ट करना है तो इसलिए हो जाएगा द चिल्ड्रन वर लवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, क्रिकेट फैंस फिल्ड द स्ट्रीट्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। पैसिव में कन्वर्ट करना है तो इसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है क्रिकेट और स्ट्रीट्स है ऑब्जेक्ट और वर्ब है फील्ड। तो बस ये तीनों को इंटरचेंज कर दीजिए, बाकी वैसे ही रख देना है। तो द स्ट्रीट्स वेयर फील्ड विथ क्रिकेट फैंस ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इट वुड बी वंडरफुल इफ वी कुड गो टू शिमला, चेंज it into an exclamatory sentence using how। तो जब फिर इसमें अब ये जो है हाउ से स्टार्ट करने के लिए कर रहा है, अब किसके बारे में बात कर रहा है, तो बात कर रहा है कि इट वुड बी वंडरफुल, तो इट की बात हो रही है तो इसलिए हो जाएगा हाउ वंडरफुल इट वुड बी,
इफ वी कुड गो टू शिमला। तो ध्यान रखिएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट, हु, ये सब हाउ आता है ना, तो आपको सबसे पहले पकड़ना है कि ये बोल किसके बारे में रहा है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या नॉन लिविंग है। अकॉर्डिंगली आपको ही सी इट का प्रयोग करना होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज आई कुड हैव फिनिश्ड द वर्क बट आई वुड हैव हैड टू गो अर्ली। इसको अब एक सेंटेंस में हैड से बनाना है। अब देखिए यहाँ पे जो है बिगिनिंग विथ हैड करना है। यहाँ पर जो है जब हमको हैड से शुरू करना है तो इसका पहला क्लाउज जो है इफ आई हैड टू गो अर्ली आई कुड हैव फिनिश्ड द वर्क। तो एक तो ऐसे बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है ध्यान से समझिएगा, इसलिए मैंने दोनों तरह से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। अगर हैड से शुरू नहीं होता तो इफ आई हैड होता, लेकिन ये बोल रहा है कि हैड से स्टार्ट करने के लिए, तो नीचे जगह कम था इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ समझा देता हूँ। तो जब हैड से स्टार्ट करने के लिए कर रहा है तो हो जाएगा हैड आई टू गो आउट अर्ली। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, हैड आई टू गो आउट अर्ली आई कुड हैव फिनिश्ड द वर्क। तो मैं समझता हूं कि ए से लेकर सी तक का पार्ट जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे फेसबुक चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब दिया हुआ मेरे फ़ोन नंबर पे, आप मेरे व्हाट्सएप पे जा कर के आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, हमसे समझ सकते हैं। और पिछली बार भी मैंने कहा अगर आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा तो नेचुरली आप सब्सक्राइब करिएगा। मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तो कोरम है, मैंने भी नीचे में लिख दिया कि भाई सब्सक्राइब करो। तो चूंकि ये चलता आ रहा है इसलिए मैंने भी लिख दिया है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप थोड़े मेरे कहने सब्सक्राइब कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और फिर हम लोग जो है इसके अगले पार्ट की 2013 को कंटिन्यूड रखेंगे जब तक कि 2013 ख़त्म नहीं हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।